नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहाँ पर हम लोग ऐसे जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक है, उनको लेकर के यहाँ पे डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमारी यूनिट टेस्ट चल रहे थे और पहले जो यूनिट थी जहाँ पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा था, ठीक है, उसके पहले हमने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को देखा था, उनके आधार पर जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे उनको देखा था, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हमारे पास है यूनिट 2 और यूनिट 2 में हम लोग लेकर आए हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास रहा है उस मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके वीडियो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मात्र आपके 15 हैं, लेकिन इनका जो एनालिसिस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 15 क्वेश्चन से आपके 50 से 60 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो डिटेल से हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने मेडिवल हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके दरबार में आकर दौरा किया था। मतलब आपको बताना है कि जो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो हैं ये किसके दरबार में आपके भारत आए हुए थे। तो ये आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा और समझते हैं इनके बारे में। तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर का जो वास्तविक नाम है वो सलीम है, और जो कि आपके अकबर के पुत्र थे, और इनका विवाह 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की जो विधवा महरून निसा थी, जिनको नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था, उनसे इनका विवाह हुआ था जहांगीर का। इनको सलीम बोलते हैं। एक बिग मैजिक पे नाटक भी आता था जहाँ पे कहते थे ला 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 ला, ऐसे करके कॉमेडी नाटक था, ठीक है। तो वही सलीम है ये। सभी सरकारी दस्तावेज और सिक्के जहांगीर और नूरजहां के नाम से संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अन्ना नाम का सिक्का था ये किस मुगल शासक के द्वारा जारी किया गया था। ये जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और इन्होंने ही, जहांगीर ने ही जिनकी राजधानी आगरा थी वहाँ पर इन्होंने जंजीर ए आदिल नाम की स्थापना की थी, क्योंकि जंजीर ए आदिल क्या था, ये न्याय की जंजीर थी। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन सकता है कि न्याय की जंजीर या फिर जंजीर ए आदिल, ये किसकी स्थापना किसने की थी, जहांगीर ने की थी, ठीक है। उसने अपनी खुद आत्मकथा लिखी है जिसको नाम दिया गया है तुजुक ए जहांगीर। जहांगीर के समय अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सी जो चीज़ थी बहुत फेमस थी, तो चित्रकला, ठीक है। जो चित्रकला था वो जहांगीर के समय पर अपने चरम पर थी। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस्ताद मंसूर ये कौन थे, चित्रकार थे, किसके दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में थे। तो यहाँ आपने देखा जहांगीर के बारे में डिटेल चीज़ें। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, इनके बारे में जानते हैं। तो औरंगजेब के बारे में अगर आप जानेंगे तो इसको आलमगीर भी कहा जाता था। इसने खुद ही ये उपाधि धारण की थी, आलमगीर की उपाधि। और साथ ही इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, जिंदा पीर किसे कहते हैं, औरंगजेब को कहते हैं। और औरंगजेब ने क्या किया था, अपने दरबार में बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो मतलब जो मुगल और राजा हुआ करते थे, जो गाना बजाना करते थे दरबार में, उसको इसने प्रतिबंध कर दिया था औरंगजेब ने। जो सती प्रथा थी और झरोका दर्शन, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया था, इसने बैन कर दिया था। किसने, औरंगजेब ने। और जो कलमा लिखित सिक्के चल रहे थे उनको भी किसने बैन कर दिया था, औरंगजेब ने बैन कर दिया था। ज्योतिष और हस्तरेखा पढ़ना, इसको भी बंद कर दिया था। जो तुलादान प्रथा थी इसको भी किसने, औरंगजेब ने बैन कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसने जो आपके गैर मुस्लिमों पर एक जजिया टैक्स लगाया जाता था, ये इसने पुनः प्रारंभ कर दिया था। कब किया था, 1679 में, ठीक है। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्रांसीसी भारत में आए हुए थे 1667 में, ठीक है, तो जो पहला कारखाना खोला गया था सूरत में, उसको जो सूरत में कारखाना खोला गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, उसकी अनुमति भी किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। अब क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकते हैं कि औरंगजेब के समय कौन कौन से फेमस स्मारक बने हुए हैं। तो बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये भी आपके औरंगजेब के समय बनाया गया था। और जो मोती मस्जिद का निर्माण भी इसके समय हुआ था, और बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के समय हुआ था। तो जो आपकी मोती मस्जिद है ये तो सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, ये आपकी दिल्ली में है। और जो आपकी बादशाही मस्जिद है ये आपकी लाहौर में है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नोट हो रहे हैं वो तो आप देखते जाएं, साथ साथ में जो आपको बोल रहा हूँ उनको आप नोटिस करते रहें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम खान था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम खां था। और शाहजहां में अगर हम बात करेंगे, इसे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको, शाहजहां को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके निर्माण कराए हैं वो शाहजहां के द्वारा कराए गए हैं। तो चाहे उनमें आपका शीश महल हो, चाहे आपका लाल किला हो, चाहे जासमीन महल हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे आपका ताजमहल हो, ये सारे के सारे जो आपके निर्माण कराए गए आपकी चीज़ें थी वो शाहजहां के द्वारा कराई गई थी। अगर हम वहीं हुमायूं की बात करेंगे तो यहाँ पर 1539 में एक युद्ध हुआ था 1539 में, जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध,
ठीक है। जो चौसा का युद्ध हुआ था ये आपका किस किस के बीच हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया था। फिर उसके बाद अगले ही साल 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, और इस युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा फिर से पराजित किया गया था, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है कि इसमें हुमायूं हार गया था किससे, शेर शाह सूरी से, ठीक है। 1540 में भी जो कन्नौज का युद्ध हुआ था इसमें फिर से हुमायूं आपका हार गया था। और हुमायूं नाम कर देखो, इसने इसकी जो बायोग्राफी है जिसका नाम है हुमायूं नामा, इसको लिखा किसने, इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं का जो मकबरा है उसकी जो विधवा थी हाजी बेगम, जिसको बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया हुआ था, ठीक है। तो और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, तो 1556 ईस्वी में जो दिल्ली में पुराना किला है, ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने एक छोटे सी, तो क्वेश्चन वाले 15, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन कम है लेकिन इनका एनालिसिस आपको बहुत देखना है। तो हुमायूं के बारे में जाना, शाहजहां के बारे में जाना, औरंगजेब के बारे में जाना, ठीक है। तो सीढ़ियों से गिरने वाला सुल्तान कौन था, हुमायूं था आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपने सैनिकों को नगद भुगतान दिया था। कई बार ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये सबसे पहले दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। उसने राजस्व बकाया की जांच करने के लिए और उन्हें एकत्र करने के लिए एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दिवा ए मुक्त खराज। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिवा ए मुक्त खराज ये किससे संबंधित है, ये राजस्व से संबंधित है और किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसने ही दिल्ली में शराब के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और जो कुलीन वर्ग की संपत्तियां थी उनको जब्त कर दिया था। और यहाँ तक कि ये कंडीशन बन गई थी कि बिना अनुमति के जो अंतर्जातीय विवाह होंगे उनको भी नहीं किया जा सकता था। वह पहले सुल्तान था जिनके पास स्थायी सैन्य भुगतान वाले सैनिक थे और जो मतलब आयातित घोड़े, मतलब दूसरे देशों से घोड़े इसने क्या किए थे, खरीदे हुए थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली ऐसी किस राजा की सेना थी जिसको पूरा आपका पेमेंट मंथली बेसिस पर दिया जाता था, ठीक है। तो वो आपका राजा सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, देखो जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था। तो सोमनाथ मंदिर की जो कहानी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो सोमनाथ मंदिर में कैसा क्या सिचुएशन बनी, किसने मंदिर तोड़ा, किसने फिर उसमें क्या उसके इतिहास लिखा गया, तो पूरा सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम अगर राजा की बात करेंगे तो राजा तो उस समय भीमदेव थे, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा ये कैसे बने, क्या इनका इतिहास रहा है, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम एक है अपना संगम, कहाँ, प्रयागराज में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। लेकिन एक त्रिवेणी संगम काफ़ी प्रचलित है जिसमें 3 नदियाँ, एक है कपिल, हिरण और पौराणिक नाम इनका सरस्वती, ठीक है। ये 3 नदियां हैं कपिल, हिरण और सरस्वती। इनका जो संगम, इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के होने के कारण सोमनाथ का जो स्थल है ये प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है। माना जाता है कि चंद्रमा देवता जो सोम हैं, ठीक है, चंद्रमा के देवता कौन है, सोम, को एक श्राप मिला था और इन्होंने अपनी चमक खो दी थी और अपनी इसी चमक को वापस पाने के लिए इन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी में क्या किया था, स्नान किया था। तो ये बिल्कुल पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 1024 में, ठीक है, भीमदेव के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क मुस्लिम शाह महमूद ने, देखो गजनी के एक शासक थे जिनका नाम था मुस्लिम शासक जिनका नाम था महमूद ने गुजरात पर अटैक किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसका जो ज्योतिर्लिंग था भगवान शिव का उसको तोड़ दिया था। और ऐसा माना जाता है कि 20 बिलियन दिनार की उसने लूट की थी उस मंदिर से। लेकिन इतिहासकारों को यह भी उम्मीद है कि महमूद द्वारा मंदिर को कम नुकसान हुआ होगा क्योंकि ये 1024 में उसने अटैक किया था, लेकिन 1038 में मंदिर की तीर्थ यात्रा के रिकॉर्ड हैं, यानी कि मंदिर में तीर्थ यात्राएं हुई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मंदिर को किसी भी और जो तीर्थ यात्राएं हुई हैं उसमें मंदिर के किसी भी नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि महमूद की लूट के बारे में जो तुर्क फारसी साहित्य है उसमें जटिल विवरण के साथ शक्तिशाली किंवदंतियां विकसित हुई हैं, मतलब ऐसा कहते हैं हाइपर फैला दिया गया है जिसने मुस्लिम दुनिया को चर्चित किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि महमूद ने मंदिर की रक्षा करने की कोशिश करने वाले 50,000 भक्तों की हत्या कर दी थी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि महमूद के हमले के समय मंदिर एक लकड़ी का ढांचा प्रतीत होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह समय के साथ सड़ गया था। अगर वहीं पर हम बात करेंगे कुमारपाल जिनका शासनकाल 1143 से 1172 तक रहा, ठीक है, 1169 में एक शिलालेख के अनुसार इसे उत्कृष्ट पत्थर और गहनों से जड़े रूप में फिर से बनाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो भीमदेव के शासनकाल में इसको महमूद जो के द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन कुमारपाल के द्वारा इसको पत्थर और गहनों से दोबारा बनाया गया था। गुजरात पर अपने आक्रमण 1299 के दौरान
उलुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को हराया और सोमनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया था। तो ये पूरी सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री है, कौन आया, किसने क्या किया, सारा आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर ली थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था कि किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर देवगिरी में स्थानांतरित कर लिया था। वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की थोड़ा कहानी समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके। फिर 1327 में उन्होंने राजघराने और दिल्ली से देवगिरी तक के उलेमाओं और सूफियों का स्थानांतरण की व्यापक तैयारी की, क्योंकि अगर वो राजधानी ट्रांसफर करेंगे किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर तो वहाँ का जो पूरा प्रशासन है उसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा। तो बाद में जिसका नाम बदलकर उसने क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी, कहाँ की, देवगिरी और कहाँ, दौलताबाद। तो गर्मियों में कठोर यात्रा के दौरान कई सारे लोगों की मौत हो गई क्योंकि उस समय जो परिवहन था इतना अच्छा नहीं था। और 2 साल बाद सुल्तान ने दौलताबाद को छोड़ दिया और उन्हें दिल्ली लौटने के लिए कहा कि दिल्ली वापस लौट आइए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? वाह, मुगल शासन है आपका पूरा मिडिल हिस्ट्री में, मोस्टली अगर पूछा जाए जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो पहला जो मुगल शासक था वो आपका बाबर था, और बाबर के बाद फिर लगातार ये पूरे मुगल शासन चलता रहा। तो एक बार इनका क्रम भी आपको बता दें। सबसे पहले आपका कौन आया था? सबसे पहले आपका आया था बाबर। ठीक है, बाबर आया। बाबर के बाद जो दूसरा सुल्तान बना था जिसका नाम था हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं के बाद आपका आया था अकबर। ठीक है, अकबर के बाद आया सलीम भैया, लाला लाला वाले, ठीक है, जो कि जहांगीर है जिसका नाम। ठीक है, जहांगीर के बाद अगला आपके आए थे शाहजहां। ठीक है, और फिर अगला आपका जो मुगल शासक था जिसका नाम था औरंगज़ेब, जो शाहजहां का बेटे थे औरंगज़ेब। और लास्ट में फिर आपके जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, लास्ट में आखिरी तक रहे आपके बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं इनको, बहादुर शाह जफ़र। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट वो आपके रूलर हैं जो पूरे मुग़ल शासन को दर्शाते हैं। सबसे पहला मुग़ल शासक था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, फिर आपका बहादुर शाह जफ़र, और इसके बाद मुग़ल शासन का हो जाता है अंत। अब यहाँ पर जो बाबर कैसे बना, बाबर के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो बाबर भारत का पहला मुग़ल शासक था। बाबर क्रमशः मतलब बाबर के जो माता और पिता का नाम था तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। ठीक है, अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाबर के पिता का नाम कौन था? उमर शेख मिर्ज़ा था। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और वहीं से मुगल शासन की नींव रख दी थी। 1527 में अगले ही साल खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा को बाबर ने फिर से पराजित कर दिया। मतलब राणा सांगा और बाबर के बीच आपका खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, और राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया था। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। तो एक काफ़ी आप ये कह सकते हैं ताकतवर एक शासक था। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था लेकिन बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। बाबर ने चगताई तुर्किक में बाबरनामा लिखा था, ये उसकी मतलब लैंग्वेज है। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना, बाबर का हुमायूं आया, और चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। ये मैंने पीछे बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये पूरा बाबर का इतिहास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास 3 खंड में विभाजित है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो तीसरा खंड है उसी को तीसरे खंड को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। आपका कौन सा? खंड 3। अबुल फजल की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है रुकात, जो अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीन लिखे गए पत्रों का संग्रह है रुकात। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर पे। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? वो थे आपके चंद्रबरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई थे। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध पुस्तक जिनकी है पृथ्वीराज रासो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूरा रखना है कि पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? चंद्रबरदाई की पुस्तक है, और ये अपनी कविता में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, पौराणिक कथाओं, ज्योतिष आदि का अपार ज्ञान प्राप्त किया, और रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कि जो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, और जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटी मोटी जानकारियां हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8।
किसके शासनकाल को मुगल शासन का वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वास्तुकला का जो स्वर्ण युग है ये किस मुगल शासनकाल को कहा जाता है? ये शाहजहां का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था सबसे ज़्यादा चीज़ों का निर्माण किसके समय हुआ था? आपका शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है, ये सारी चीज़ें और ताजमहल, ये सब शाहजहां के समय बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1627 से लेकर 1658 तक इसे मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे कई बड़े स्मारक बनवाए। उनके शासनकाल में शांति थी, कोई विदेशी खतरा नहीं था। उन्होंने सड़क, नहर बनवाने जैसे कई कल्याणकारी कार्य किए सोशलिस्ट समाज की सेवा के लिए। ठीक है, और व्यापार और जो वाणिज्य था काफ़ी इनके समय में फला फूला था। शाहजहां की बात करते हैं और ज़रा। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया था? शाहजहांबाद की स्थापना की थी। उन्होंने जामा मस्जिद और मोती मस्जिद भी बनवाई और उसने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी बनाया हुआ था। 1658 में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया क्योंकि उन्हीं का बेटा था। बाद में उनकी फिर वहीं पर डेथ हो गई थी शाहजहां की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा 1000 स्तंभों का महल जिसको कहा जाता है, अलाई दरवाजे को क्या कहा जाता है? 1000 स्तंभों का महल और सीरी का किला किस शासक के द्वारा बनाया गया था? नहीं, उनको नहीं कहा जाता, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अलाई दरवाज़ा, 1000 स्तंभों का महल और सीरी का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। अलाउद्दीन ने किंगशिप के दैवीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया और जासूस प्रणाली का पुनर्गठन किया। मतलब किस तरीके से जो डायरेक्टिव एजेंसी टाइप में इन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने सामाजिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और कालाबाजारी पर रोक लगा दी थी कि किसी भी मूल चीज़ का कालेबाजारी नहीं की जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग जिसको कहा जाता है। उन्होंने एक स्थायी सेना शुरू की और राजस्व केवल नकदी के में एक रूप में एकत्र करते थे। उन्होंने हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों का पालन किया था और हिंदू समुदाय पर जजिया कर लगा दिया था। किसने? अलाउद्दीन ने। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। ठीक है, दीवान ए रियासत नामक अधिकारियों को बाजार का मानकीकरण करने के लिए साहना ए मंडी नामक कार्यालयों की नियुक्ति की गई थी। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। खानवा का जो लड़ाई यानी खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। कौन? खानवा का युद्ध। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गया था बाबर से। तो इसमें बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुई थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर के निकट खानवा गांव में ये लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर आपका विनर हुआ था और उसी के समय से ही, इस युद्ध के बाद ही मुगल शासन की स्थापना भारत में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक भी था। उनके पिता एक तुर्क थे, ठीक है, और उनकी माँ पंजाब की एक जाट महिला थी। उसने मंगोल आक्रमणों की जांच के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा को मजबूत किया था। उनके पुत्र फख-उद-दीन मोहम्मद जौना खान ने वारंगल प्रतापरुद्र देव सेकंड के काकतीय शासक को हराया था। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। उसने बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर के विद्रोह को समाप्त किया। बंगाल से जब वो लौटा तो 1325 में लकड़ी के मंडप के ढहने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे सीढ़ियों वाला मैंने हुमायूं के बारे में बताया, ठीक है, लकड़ी के मंडप के गिर जाने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनके पुत्र जौना खान द्वारा रची गई साजिश के कारण उनकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है, क्योंकि मंडप का निर्माण शाही वास्तुकार मीर इमड अहमद के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि प्री प्लान्ड मर्डर था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया है। जो प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? ये मोरक्को का मूल निवासी था। तो ऑप्शन तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बताएं कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को से ये भारत आया हुआ था और इसने अरबी साहित्य में अपनी यात्रा पर रिहला नाम की एक पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि रिहला नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है इब्न बतूता ने लिखा है, जो ईश्वरी ज्ञान की खोज में एक यात्रा का संकेत देती है कि ईश्वर की खोज की तलाश में ये जो इब्न बतूता है ये भारत आया था। 1334 ईस्वी में इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में अफगानिस्तान के पहाड़ों के माध्यम से भारत आया था। वह एक मुस्लिम मोरक्कन विद्वान और खोजकर्ता थे जिन्होंने एफ्रो यूरेशिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। वह 1334 में दिल्ली आए और उन्होंने 8 वर्षों तक राजधानी के काजी के रूप में कार्य किया था। किसने? इब्न बतूता ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका मुगल भारत में जमींदारों द्वारा नहीं निभाई गई थी? तो यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने किसानों को पैसे और कृषि उपकरण आधार देकर उनकी वस्तुओं में मदद की थी। सही बात है। समाज में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक विशेष अधिकार प्राप्त थे। बिल्कुल सही बात है। किसको? जमींदार, मुगल भारत के जमींदारों की बात हो रही है।
जमींदार अपनी जमीन को अपनी संपत्ति मानते थे, बिल्कुल सही बात है। जमींदार वे लोग थे जो कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते थे, नहीं भैया, वो सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मजदूरों को, ठीक है, जो उनके गुलाम होते थे उनको पार्टिसिपेट करवाते थे, डायरेक्ट ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे जमींदार लोग। तो यही आपका ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल करेक्ट हमारा यही वाला वन हो जाएगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मुगल का शासन कैसा रहा है। जमींदार वे लोग थे जो कृषि उत्पादन की प्रक्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। तो पहला तो सही नहीं है। जमींदार अपनी जमीन को अपनी संपत्ति मलकियत मानते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति बेचने, देने और गिरवी रखने का नियंत्रण था। समाज में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक विशेष अधिकार प्राप्त थे। जमींदार उच्च जाति के होते थे, जिसने समाज में उनकी उच्च स्थिति को जोड़ा। जमींदारों ने राज्य के लिए कुछ सेवाएं प्रदान की। उनकी सेवा के परिणाम स्वरूप उन्होंने राज्य में उच्च स्थान प्राप्त किया। जमींदारों को राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करने का भी अधिकार था और इस काम के लिए उन्होंने वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। जमींदारों ने राज्य के सैन्य संसाधनों पर सख्त नियंत्रण रखा हुआ था। उन्होंने किला और एक अच्छी तरह से बुना हुआ सशस्त्र इकाई रखा, जिसमें घुड़सवार सेना, तोपखाने और पैदल सेना भी शामिल थी। जमींदारों ने कृषि भूमि के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के पैसे और कृषि उपकरण का उधार देकर उनकी बस्तियों में मदद की। तो ये सब जमींदारों के लेकर मुगल शासक के जो जमींदार थे उनके बारे में डिटेल जानकारी थी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वे गुरु गोविंद सिंह ये कौन से नंबर के गुरु थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे और ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। 1666 ईस्वी में उनका जन्म पटना में हुआ था। खालसा पंथ एक समुदाय है जो सिख धर्म मानता है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम मनुष्य रूपी गुरु थे, मतलब 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रहना बहुत आवश्यकता थी। और 1666 में जन्म हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर और भी जो गुरु थे उनके बारे में अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से कौन मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? यानी जब बाबर का शासन चल रहा था तो उस समय जो आपके सिख गुरु कौन से थे? वो आपके थे गुरु नानक देव। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। और टोटल कितने सिख गुरु रहे हैं? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, टोटल 10 सिख गुरु रहे हैं आपके। तो वो 10 सिख गुरु का क्रम किस प्रकार से रहा मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपके थे नानक जी, गुरु नानक जी थे। और ये कब से कब तक रहे? ये 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 तक ये जिंदा रहे, ठीक है। और इन्होंने ही जो लंगर प्रथा है ना, जो आज भी प्रचलित है सिख धर्म में, उसकी जो स्थापना की थी नानक जी के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। और ये बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगले आपके सिख गुरु थे जो वो थे आपके अंगद देव। कौन थे? अंगद देव थे। और ये कब से कब तक रहे? ये 1539 से लेकर के 1552 तक रहे, ठीक है। और अगर जो गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, जो जिसमें गुरु की वाणी लिखी गई है, जिस लिपि में लिखी, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, तो ये किसके समय आई थी? ये गुरु अंगद देव के समय ही आई थी। फिर आपके आए थे अमरदास साहिब। अमरदास साहिब ये आपके तीसरे सिख गुरु थे। और ये कब से कब तक रहे? 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी तक ये रहे। और विवाह समारोह यानी आनंद कारज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अमरदास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपके जो चौथे गुरु आए थे जिनका नाम था गुरु रामदास जी, ठीक है। ये 1574 से लेकर के 1581 तक आपके सिख गुरु रहे। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, ये किस सिख गुरु के समय बना हुआ था? ये गुरु रामदास जी के समय ही बना हुआ था, जो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब बना हुआ नहीं, ये कह सकते हैं निर्माण जो शुरू हुआ था स्वर्ण मंदिर का, वो रामदास जी के समय हुआ था। फिर जो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद। ये आपके नहीं, 5वें आपके ये 6वें थे। हरगोविंद जी 6वें थे। जो 5वें थे वो आपके अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे, ओके। और अर्जुन देव के समय ही जो ये जहांगीर के समकालीन थे। और फिर आपके गुरु हरगोविंद सिंह जी आए, ठीक है, जिन्होंने छोटी सेना भी बनाई हुई थी अपनी। फिर जो 7वें सिख गुरु थे जिनका नाम था हर राय साहेब, ये आपके 7वें गुरु थे। और ये दारा सकोई को इन्होंने आश्रय दिया था। फिर 8वें सिख गुरु आए थे जिनका नाम था हर कृष्ण साहेब। हाँ, पहले 7वें थे हर राय और लेकिन 8वें थे हर कृष्ण साहेब, ये आपके थे। और यह गुरुओं में सबसे छोटे उम्र के गुरु थे, 8वें नंबर वाले। 9वें आपके आए तेग बहादुर जी, ठीक है। तेग बहादुर जी ने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि आनंदपुर जो शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? वो तेज बहादुर जी ने की थी और तेग बहादुर जी ने। और आखिरी और अंतिम गुरु दस कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह साहब जी। और ये 1600 इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। और इन्हें मानवीय रूप से अंतिम सिख गुरु माना जाता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी को। तो ये हमने पूरा आपको जो सिख धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे गुरुओं को लेकर के, वो मैंने आपके सामने बता दिए। तो इस वीडियो को हम यहीं
यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले यूनिट में, जहाँ पर हम इसी पार्टिकुलर एक टॉपिक को उठाएंगे और उन टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बने हैं, उनको लेकर के आएंगे। तो आप अपना सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इस चैनल से जुड़ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।